हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 17 और उसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को देख रहे थे। प्रॉपर्टीज कुछ एक्सप्लेन किए थे जिसमें थर्मल स्टेबिलिटी जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ प्रॉपर्टीज जो आज एक्सप्लेन करेंगे हम लोग बचे हुए प्रॉपर्टीज को। तो उसमें से सबसे पहला आता है उसका फ्लोरेटिंग नेचर। फ्लोरेनेटिंग नेचर मतलब फ्लोरीनेटिंग एजेंट का काम। ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन देगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, उसी प्रकार से फ्लोरीन देगा तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तो बोल रहा है कि फ्लोरीन कंटेनिंग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स act as a strong फ्लोरीनेटिंग एजेंट। मतलब एक दूसरे को फ्लोरीन दे करके ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जैसे टंगस्टेन है W, या ClF के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके बनाता है WF6 + 3Cl2। उसी प्रकार से यूरेनियम भी है जो ClF3 से कंबाइन करके UF6 + 3ClF। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन है वे स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। फ्लोरीन दे करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जैसे टंगस्टेन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ हो गया +6 तो ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोरीन का यहाँ है +1 और यहाँ हो गया 0 तो रिडक्शन हो गया। वैसे यूरेनियम का यहाँ 0, यहाँ +6, क्लोरीन का यहाँ +3, यहाँ +1। तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब जब दूसरे को ये फ्लोरीन देंगे तो फ्लोरीन देंगे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे रहे हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब लूज करेंगे तो ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे, और जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक डेफिनेशन ये भी है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ कुछ वैसे ही हो रहा है कि फ्लोरीन का ट्रांसफर हो रहा है मतलब एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ट्रांसफर हो रहा है। तो जिसके पास वह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जा करके जुड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन, और जिसके पास से हटेगा उसका रिडक्शन, या इसी को आप ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो जो देख ही रहे हो यहाँ। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस भी होता है। अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करोगे आप। जैसे हाइड्रोलाइसिस में बोला ऑल द इंटर हैलोजन compounds are hydrolyzed to their respective halogen acid and oxyhalogen acid। जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है बोल रहा है सबका हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस से दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक हैलोजन एसिड का और दूसरा ऑक्सी हैलोजन एसिड का। जैसे BrCl का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा HCl + HOBr, हाइपोब्रोमस एसिड, एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक हैलोजन एसिड और दूसरा ऑक्सी एसिड। उसी प्रकार से ICl3 है, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो मिलेगा HCl + HiO2, आयोडस एसिड। उसी प्रकार से BrF5 + 3H2O तो बनेगा 5HF + HbRO3। उसी प्रकार से IF7 + 6H2O तो इससे बनेगा 7HF + HiO4। यह यूजुअल प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन यह ना बन करके इसके जगह जो प्रोडक्ट बनता है
वह प्रोडक्ट है H5IO6, दिस वन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपर आयोडिक एसिड, ऑर्थोपर आयोडिक एसिड। HiO4 आयोडिक एसिड हुआ, लेकिन इसी का कॉम्बिनेशन बनता है ऑर्थोपर आयोडिक एसिड। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग क्या लाने वाले हैं, ये जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं हाइड्रोलाइसिस का इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के लिए, इससे एक बड़ा ही आसान सा कंक्लूजन सामने आ रहा है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है वह हैलोजन एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है वह ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। देख रहे हो यहाँ ब्रोमीन क्लोरीन में जो है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हैलोजन एसिड बनाया, मतलब हाइड्रोजन वाला, और ब्रोमीन कम था तो इसका ऑक्सो एसिड बना। उसी प्रकार से आयोडीन क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था फिर से, तो यह हाइड्रोजन के साथ एसिड बनाया, जबकि आयोडीन वाला ऑक्सो एसिड बनाया। उसी प्रकार से BrF5 और IF7 में। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद यदि कुछ इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी से तो वह यही है, हाइड्रोलाइसिस वाला। एकदम ध्यान में रखोगे कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है, और उसके लिए क्या हमेशा सोचना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वह हाइड्रोजन से कंबाइन करके हाइड्रोजन वाला एसिड बनाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वह ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि दो ही टाइप के प्रोडक्ट ही बनेंगे, एक हैलोजन एसिड, दूसरा ऑक्सी हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड बनाएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सी एसिड बनाएगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सब रिएक्शन में यही बात है, देख ही रहे हो। एक यहाँ लास्ट में थोड़ा अंतर हुआ तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखोगे। ऑर्थोपर आयोडिक एसिड, सब में नॉर्मल एसिड बन रहा है, पोब्रोमस एसिड, आयोडस एसिड, या हुआ ब्रोमिक एसिड, और यह हो जाता है पर आयोडिक एसिड, लेकिन नहीं, यह बन रहा है ऑर्थोपर आयोडिक एसिड। तो ये थे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की ओर, जिससे प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें 5 कंपाउंड आयन दिए हुए रहते हैं जिनका स्ट्रक्चर बनाना रहता है, वह इस चैप्टर से पूरे यूनिट से पी ब्लॉक एलिमेंट से फिक्स होता है। उसमें से हो सकता है कि कुछ ऑक्सो एसिड का आ जाए, कुछ नॉर्मल ऑक्साइड्स वगैरह का आ जाए, या फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट ये। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन या VSEPR थ्योरी में डिटेल में पढ़े हैं। अब इस थ्योरी को अप्लाई करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला ClF, मतलब जो डाई एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड है, XX टेस्ट टाइप का, ऐसे हैलोजन के स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से यदि आप देखोगे, सेंट्रल एटम तो क्लोरीन हुआ, एटॉमिक नंबर 17, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3s2 और 3p5, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5, ऐसा। इन चारों ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होएगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक ऑर्बिटल s का मिला रहे हो, 3p का, तो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ ये 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब जो यह एक अनपेयर्ड बचा, इसी अनपेयर्ड के साथ फ्लोरीन करेगा कंबाइन, तो फ्लोरीन का भी तो वही हाल है, लास्ट में 2s2 2p5, ऐसा। अब फ्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यह दोनों आपस में कंबाइन करेंगे थ्रू द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या तो हुआ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल या हुआ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ 3 लोन पेयर है सेंट्रल क्लोरीन एटम के पास, तो इसका जो शेप आप बनाने वाले हो कुछ ऐसा बनेगा, 3 लोन पेयर आपको दिखाना होगा ऐसा, और एक इधर फ्लोरीन होगा जिसके पास भी 3 लोन पेयर होगा ऐसा। तो जितने भी डायटॉमिक एक्सटेस टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड हैं उनका यही स्ट्रक्चर होने वाला है, जिसको सिंपली हम लोग लिनियर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इसके अलावा कुछ और भी बोलना ठीक नहीं है, तो मान लेते हैं कि लिनियर शिफ्ट के हुए। उसी प्रकार से नेक्स्ट ClF3, क्लोरीन का तो फिर वही हाल है,
3s2 3p5, आगे 3d भी होता है ऐसा। अब चूंकि क्लोरीन के साथ यहाँ 3 फ्लोरीन है, इसका मतलब कि क्लोरीन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्लोरीन का कोवैलेंसी यहाँ 3 है, लेकिन ओरिजिनली तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास एक ही अनपेयर्ड है, तो 3 अनपेयर्ड इसको बनाना होगा। कैसे? बाय प्रमोटिंग दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल। और बताया कि यह प्रमोशन आसान है क्योंकि इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है। रीजन कि क्लोरीन के साथ यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो इसके चलते क्लोरीन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। और एटम पे यदि ऐसे पॉजिटिव चार्ज आए तो हमेशा ऑर्बिटल का एनर्जी लोअर होता है, एनर्जी डिफरेंस भी जो है घट जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, इसमें पेयर्ड होगा, ये दोनों में अनपेयर्ड होगा, और वैसे ही यहाँ। तो अब यहाँ से यहाँ तक ऑर्बिटल मिलेंगे, तो यह ऑर्बिटल s का है, ये तीनों p के हैं, या d का है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहाँ से टोटल ऐसे 5 ऑर्बिटल बनेंगे, 2 में जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 में अनपेयर्ड। फ्लोरीन की बात करोगे तो लिखे ही है कि फ्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके 2p ऑर्बिटल में, तो वही 2p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। डायरेक्ट फ्लोरीन को दिखा दो यहाँ ऐसे करके। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर्स, कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग देख चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़े थे ऐसा। दिस इज पेंट टी, मुड़ा हुआ टी ऐसे दिखाता है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो इसी में थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया है। अब मुड़ने के पीछे कारण बताया गया है कि ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने के चलते ये एंगल घटता है। एक्चुअली इस तरह का टी लिखा हुआ है तो यह एंगल 90 होना चाहिए, लेकिन जब मुड़ गया है तो 90 से कम होगा, कम ही होता है। दिस एंगल इज 87.5 डिग्री। बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया गया है, बॉन्ड का लंबाई के बारे में इसमें अलग अलग होता है, या 1.70 एंगस्ट्रॉम है या 1.60 एंगस्ट्रॉम होता है। एक्सियल बॉन्ड लंबा, इक्वाटोरियल बॉन्ड छोटा होता है इसमें। तो इस शेप का नाम बेंट टी हुआ। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, कोई 90 से कम होगा ड्यू टू दिस लोन पेयर रिपल्सन एज वेल एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये लोन पेयर रिपल्सन भी हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन हो रहा है। तो ये रिपल्सन इतना ओवरकम कर जाएंगे। देखो 3 टाइप का रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इसमें याद रखना कि लोन पेयर या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन यदि ज़्यादा हो बॉन्ड पेयर से तो जो एंगल है वह डिक्रीज कर जाता है। लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन यदि ज़्यादा हो बॉन्ड पेयर रिपल्सन से तो एंगल हमेशा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन इसी का उल्टा रहे मतलब कि लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन से ज़्यादा हो बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जो कि प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में एंगल बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यह केस तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, तो यह वाला केस है, इसलिए एंगल जो है यहाँ डिक्रीज कर जाना है। तो जो टेट्रा एटॉमिक इंटर हैलोजन है X3 टाइप का ऐसा, इनका शेप हो गया बेंट टी। एंगल बताए 90 से कम, क्यों होगा वो भी बता दिए। एक्सियल वाले बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होगा, इक्वाटोरियल वाले बॉन्ड का लंबाई कम होगा। तो बॉन्ड का लंबाई कम है इसका मतलब मजबूत है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या ClF3 में जो 3 क्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड है ऑल आर इक्विवेलेंट और नॉट? दे आर नॉट इक्विवेलेंट। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड हेंस वीकर देन द इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो ये 2 कैटेगरी हुए, ClF3 मतलब डायटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक। ऐसे ही 2 और कैटेगरी है इसमें, एक हेक्साएटॉमिक X5 टाइप का, X5 टाइप का, जैसे BrF5 ऐसा।
ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 4p5, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4p में 5, 1 2 3 4 5, आगे 4d बिल्कुल खाली रहने वाला है ऐसे। तो यहाँ BrF5 में ब्रोमीन 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब हुआ कि ब्रोमीन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं? तो नहीं है, एक ही है ग्राउंड स्टेट में। तो 5 करने के लिए क्या करोगे कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करोगे। और बताए कि इसी इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन के लिए यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए ताकि सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव चार्ज आने के चलते या ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम हो ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रमोट कर सके। इसी में आप चाहोगे कि BrH5 बने, कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ब्रोमीन पे माइनस आएगा, और जब माइनस आएगा तो यह ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा। फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से प्रमोट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो दोनों सिमिलर है, हेक्साएटॉमिक यह भी है, हेक्साएटॉमिक यह भी है। यहाँ भी ब्रोमीन 5 ही बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी 5 ही बना रहा है, लेकिन यहाँ जो 5 बॉन्ड बन रहा है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जिसके चलते ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव आया और इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन आसान हुआ, इससे एनर्जी डिफरेंस का कम होने के चलते। लेकिन यहाँ ब्रोमीन का 5 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है जो ब्रोमीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ब्रोमीन पे नेगेटिव आएगा और इस केस में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो आप इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं बढ़ा सकते हो। फिर एक अनपेयर्ड है ब्रोमीन के पास तो वह एक ही हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा करने से अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हुए, एक 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 और फिर यहाँ ऐसा, तो 5 अनपेयर्ड हुए। इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक ऑर्बिटल s का है, ये 3p के है और ये 2d के है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसा। तो इसमें 2, बाकी सब में एक अनपेयर्ड है ऐसा। अब यहाँ फ्लोरीन की बात करोगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 2s2 2p5, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, वैसे ही सब जगह फ्लोरीन जुड़ेगा। तो यहाँ ब्रोमीन का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है विथ 1 लोन पेयर ऑन दी सेंट्रल एटम। क्या शेप होता है इसके लिए? तो sp3d2 में तो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, तरह का ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं हम लोग, एक बॉन्ड यहाँ, लेकिन यहाँ तो कोई बॉन्ड नहीं ना है, लोन पेयर है, तो आप यहाँ क्या करोगे? लोन पेयर को दिखाओगे। बाकी फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर होंगे ऐसा, इस प्रकार से। और इस शेप का नाम जो हम लोग लिखते हैं वह क्या लिखते हैं? दिस इज अ स्क्वायर और पिरामिडल, पिरामिड के जैसा निकला हुआ है इसलिए पिरामिडल। इसी को हम लोग अम्ब्रेला लाइक भी बोलते हैं, अम्ब्रेला लाइक से, छाता के जैसा है। कैसे छाता के जैसा है? तो कैसे रहता है कि छाता को आप खोलते हो तो एक तो पकड़ने वाला है, जहाँ पकड़ रहे हो तो ये हो गया फ्लोरीन वाला बॉन्ड पकड़ने वाला, इस चारों तरफ जो उसका कमानी निकला हुआ रहता है जो फैलता है ये चारों, और देखोगे कि छाता के ऊपर में भी थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ रहता है, तो ये ऊपर वाला हुआ, तो छाता के जैसा, इसलिए इसको हम लोग अम्ब्रेला लाइक भी बोलते हैं या स्क्वायर पिरामिडल शेप के नाम से भी जानते हैं। तो हेक्सा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड जो हुए XX-5 टाइप का, उन सब का यही शेप होने वाला है, सबका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल या फिर अम्ब्रेला लाइक। यहीं से अब आप पूछ सकते हो कि सर आप ClF लिखें, ClF3 भी लिखें, उसी तर्ज पे ClF5 भी, आपने ClF2 नहीं लिखा, आपने ClF4 नहीं लिखा। ये भले ही बताया कि ये जो इवन नंबर ऑफ हैलोजन का कम्बिनेशन है यह पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो टाइप लिखे वह टाइप क्या लिखे थे? XX-3, फिर XX-5 और XX-7, देखो ये सारे ऑड हैं ऐसा।
तो क्यों, आखिर x(x'2) क्यों नहीं, x(x'4) क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं? तो अभी ही समझ लेते हैं इसको, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। यदि आप बनाना चाहोगे ClF4 तो इसके लिए क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 4। जितना बॉन्ड कोई एटम बनाता है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए। तो क्लोरीन यदि यहाँ 4 फ्लोरीन से कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब इसके पास 4 अनपेयर्ड होंगे। अब क्लोरीन के पास क्या कभी भी 4 अनपेयर्ड हो सकते हैं? सोचो, ओरिजिनली 1 है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को आगे प्रमोट करोगे तो 1 2 3 अनपेयर हो जाएंगे, एक को और प्रमोट करोगे तो अब तो 5 हो गए, तो 4 अनपेयर तो आ ही नहीं रहे हैं। इसको भी प्रमोट कर दोगे तो फिर 7 अनपेयर हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को, क्या बताया जा रहा है? सो कि क्लोरीन यदि यहाँ 4 फ्लोरीन से कंबाइन करेगा तो इसके लिए क्लोरीन के पास 4 अनपेयर्ड होने चाहिए, और क्लोरीन एटम के पास कभी भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाओगे तो ये हमेशा ऑड में ही बनते हैं। शुरू में 1 है, फिर एक इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करोगे 3 बनेंगे, एक और प्रोमोट करोगे तो 5 बन गए, फिर इस 4s को भी आगे करोगे तो टोटल 7 हो जाएंगे। तो चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या इवेन में नहीं हो सकता है, इसलिए वे इवेन नंबर ऑफ हैलोजन के साथ कभी कंबाइन नहीं करेंगे। तो अच्छे से इस बात को समझ लेना है। शुरू में इसको बताए थे तो अभी उसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि आखिर ऐसा क्यों है, इवेन नंबर वाले का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होगा, वे आपस में क्यों नहीं कंबाइन करेंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट उसके चलते नहीं होगा। अब ऐसे ही आप एक लास्ट कैटेगरी जो इसमें है XX'7, जिसमें से आता है IF7 एकमात्र एग्जाम्पल है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 53। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 5s2 5p5 और यहाँ ये 5d हुआ। चूंकि आयोडीन यहाँ 7 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो 7 अनपेयर चाहिए, और 7 के लिए आपको सारे इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना होगा ऐसे। और बताए, अब देख रहे हो S का भी इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है। अब S और D के बीच का एनर्जी डिफरेंस भाई बहुत ज़्यादा है। P और D तो चल रहा था थोड़ा, लेकिन S और D के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना है। तो इस केस में बताया कि यह पॉसिबल इसलिए हो पाया ना क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी उतना ही ज़्यादा है। अरे भाई आप ऐसा क्यों नहीं बनाए? ऐसा मतलब कि आप ClBr या ऐसे इसको लिखो, आप BrCl7 क्यों नहीं बनाए? एक कंपाउंड क्यों नहीं बनेगा बोलो? तो यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वह बहुत कम है। बहुत कम है मतलब 0.5 के आसपास है। लेकिन वही यहाँ आयोडीन और फ्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 1.5 है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ आयोडीन पे ज़्यादा प्लस होगा और यहाँ ब्रोमीन पे कम प्लस होगा ऐसा। तो कम प्लस होगा मतलब ये ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस जो होगा ना, लोअरिंग जो होगा वह लोअरिंग कम होगा, मतलब ये डिफरेंस ज़्यादा रह जाएगा। और जब ज़्यादा रह जाएगा तो फिर S के इलेक्ट्रॉन को D में कर पाना इस कंपाउंड के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए BrCl7 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। IF7 कर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, आयोडीन पे ज़्यादा प्लस रहेगा तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से प्रमोट कर सकते हो। तो अब हुए 7 अनपेयर्ड, और यदि यहाँ से टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d3 ऐसा। एक फ्लोरीन यहाँ भी जुड़ जाना है। अब चूंकि इसमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर शेप होगा इसका, जैसा होना चाहिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो वही शेप हो जाएगा। तो आयोडीन ये 5 फ्लोरीन सबसे पहले आप बनाओगे एक पेंटागोनल बेस के लिए ऐसा। ये सभी मिलकर के एक पेंटागोनल बेस बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में इस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखे हैं ऐसा। इस प्रकार से दिस इज पेंटागोनल बेस, 5 साइड है ना ऐसा। और ये सारे एंगल कितने? तो किसी पॉइंट के चारों ओर का एंगल 360, ये 5 भाग में बटा है तो एक का हो गया 72 डिग्री।
बाकी जो 2 फ्लोरीन बचे हुए परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा एक्सियल वाले। तो इसी शेप को हम लोग पूरा बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं PBP, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ क्या फैक्ट था कि यह एक्सियल बॉन्ड छोटा 1.79 एंगस्ट्रॉम और यहाँ इक्वाटोरियल बॉन्ड बड़ा 1.86 एंगस्ट्रॉम, और यह सब एंगल पे डिपेंड करता है। यहाँ इक्वाटोरियल का एंगल कम है तो बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड पेयर दूर चले जाएंगे तो बॉन्ड का लंबाई बढ़ जाएगा। तो यह एंगल जो है एक्सियल का है तो परपेंडिकुलर है तो 90 ना हुआ, तो 90 72। तो याद रखना कि जिसका एंगल कम होगा बॉन्ड का लंबाई उसी का ज़्यादा होता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एंगल कम था एक्सियल का 90 और इक्वाटोरियल का 120, तो 90 वाला एंगल कम है तो रिपल्सन ज़्यादा हुआ, तो वहाँ एक्सियल का बॉन्ड लेंथ अधिक। यहाँ इक्वाटोरियल का एंगल कम है तो रिपल्सन यहाँ ज़्यादा होगा, तो इस बार इक्वाटोरियल बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होगा। समझे बात को? तो इसको एकदम याद रखना है कि ये जो ऑक्टा एटॉमिक इंटर हैलोजन हुए जिसमें से एक ही है IF7 और यही हो ही सकता है, दूसरा नहीं होगा। क्यों? एक्सप्लेन किए जा चुका है अभी। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होगा। बॉन्ड लेंथ याद नहीं रखोगे तो कम से कम एक अंदाज़ा कि कौन सा बॉन्ड छोटा होगा और कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा। तो ये हुए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के शेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अब आता है कुछ इंटर हैलोजन आयंस के शेप को एक्सप्लेन करने की बारी, क्योंकि वे भी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सबसे सिंपलेस्ट Cl3+ की बात करेंगे हम लोग, कैसा शेप होना चाहिए। देखो 3 क्लोरीन है ऐसे, तो इस प्रकार के इंटर हैलोजन आयंस पे यदि कोई चार्ज हो तो शेप बनाते वक्त उस चार्ज को आप हमेशा सेंट्रल हैलोजन पे दोगे। तो या प्लस चार्ज को हम लोग यहाँ देंगे, ठीक। अब क्लोरीन चूंकि हैलोजन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 में से अब एक प्लस आया तो बचे 6, और 6 में से 2 से बॉन्ड बना लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए ऐसा। अब ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है। क्लोरीन के अगल बगल देखोगे तो 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी दिस आयन विल बी ऑफ Ab2L2, जहाँ A सेंट्रल एटम के लिए है, B सिग्मा बॉन्ड पेयर है जो कि 2 है, L लोन पेयर है जो कि 2 है। तो Ab2L2 के लिए जो शेप बताया गया है VSEPR थ्योरी में वह कुछ ऐसा एंगुलर शेप प्लस हो जाएगा, एंगुलर। समझे बात को? उसी प्रकार से ICl2-, तो आयोडीन सेंट्रल हुआ, 2 क्लोरीन है ऐसा, 1 माइनस, तो क्या बोले माइनस हमेशा सेंट्रल हैलोजन पे दोगे को जो भी चार्ज हो। अब आयोडीन का भी वैलेंस में 7 है, लेकिन 1 माइनस आया तो 1 बढ़ गया, 8 हुए। 8 में से यह बॉन्ड की तरह बना रहा है 2, तो बचे कितने? 6, 2 4 6 ऐसे। अब देखो अगल बगल 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, टोटल हुए 5। मॉलिक्यूल का टाइप लिखोगे तो हो जाएगा Ab2L3। A हुआ सेंट्रल आयोडीन के लिए, B हुआ सिग्मा बॉन्ड पेयर जो 2 है, L हुआ लोन पेयर जो 3 है। हाइब्रिडाइजेशन भी लिख सकते हो आप, टोटल 2 और 2 4 हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 और 2 5 हुआ तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन या इसको Ab2L3 टाइप समझो। इसका शेप क्या होगा? इसका शेप होना है लीनियर, ऐसा 3 लोन पेयर, तीनों इक्वाटोरियल पे, माइनस लीनियर शेप। तो ये याद रखना होगा, VSEPR थ्योरी के आधार पे इस बात को याद रखना होगा जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप पढ़े हो, तभी ऐसे आयन का आप शेप आसानी से बना सकते हो। उसी प्रकार से अब चाहो तो ICl4- भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आयोडीन सेंट्रल हुआ, 4 क्लोरीन है,
और 1 माइनस तो सेंट्रल आयोडीन पे। अब आयोडीन का 7 होता है, 1 माइनस है तो 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 में से 4 बॉन्ड बनाया तो 4 बचे। तो आप देखोगे तो अगल बगल 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, टोटल 6 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाना है sp3d2। लेकिन कैटेगरी लिखोगे मॉलिक्यूल का तो हो जाएगा ab4l2, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो अब इसका शेप क्या हो जाना है, तो अब स्क्वायर प्लानर शेप जो VSEPR थ्योरी बताता है, ऐसा एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ओवरऑल एक माइनस, एंड दिस इज अ स्क्वायर प्लानर, ऐसा। तो इस तरह से आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हो या इंटर हैलोजन आयंस हो, किसी के शेप को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बशर्ते VSEPR थ्योरी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए तब। समझ गए? तो यहाँ से इंटर हैलोजन कंपाउंड समाप्त होता है, जो कि एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस ग्रुप का 17 या इस पूरे यूनिट का P ब्लॉक का, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रहता है। या तो शेप बनाना हो, ऑब्जेक्टिव रहे, सब्जेक्टिव रहे, लेकिन क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब इस ग्रुप में 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को डील करना है, एक डाइक्लोरीन है और दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो उसके बारे में आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।